दिस द रीजनल एनेस्थीसिया। तो इसका क्लासिफिकेशन दो पार्ट्स में किया गया है। एक सेंट्रल न्यूरैक्सियल ब्लॉकेड होता है एंड दूसरा पेरिफेरल न्यूरैक्सियल ब्लॉकेड होता है। तो सेंट्रल न्यूरैक्सियल ब्लॉकेड के अंदर आते हैं तीन चीज़, दैट इज स्पाइनल एनेस्थीसिया, दूसरा एपिड्यूरल एनेस्थीसिया एंड थर्ड कॉर्डल एनेस्थीसिया। देन सेकेंड पेरिफेरल न्यूरैक्सियल ब्लॉकेड के अंदर सारे ब्लॉक्स आते हैं, एग्जाम्पल फीमरल ब्लॉक, ब्रैकियल ब्लॉक, इंटरकोस्टल ब्लॉक एक्सेट्रा। देन स्पाइनल एनेस्थीसिया के बारे में देखते हैं। तो इसको सब एरेक्नॉइड ब्लॉक भी कहा जाता है एंड ये लंबर पंक्चर के सिमिलर होता है। तो इंट्रायूटेराइन लाइफ के टाइम जो पूरा वर्टिब्रल कॉलम रहता है वो स्पाइनल कॉर्ड से ही ऑक्यूपाइड रहता है, लेकिन टाइम ऑफ बर्थ के टाइम क्या होता है कि जो बोनी वर्टिब्रल कॉलम है वो ग्रो करता है फास्टर पेस पे, ज़्यादा स्पीड से ग्रो करता है एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है वो स्लो स्पीड से ग्रो करता है, स्लोअर पेस से। एंड ड्यूरामेटर एंड पायामेटर जो है वो इंटरमीडिएट पेस पे ग्रो करते हैं इन दोनों के बीच की वर्टिब्रल कॉलम एंड स्पाइनल कॉर्ड के। देन एडल्ट पे जो स्पाइनल कॉर्ड है ना वो एंड्स कर जाता है L1 लेवल पे वर्टिब्रल कॉलम के, लेकिन इन्फेंट पे जो स्पाइनल कॉर्ड है वो L3 लेवल पे एंड करता है क्योंकि वो स्लोअर पेस पे ग्रो कर रहा होता है उस समय। एंड ये जो इन्फेंट का स्पाइनल कॉर्ड लेवल है वो एडल्ट लेवल पे कब पहुँच जाता है, दैट इज़ L1 पे कब पहुँचता है, 3 to 5 ईयर्स पे पहुँचता है ये। तो अलग अलग लेवल्स ऐसे क्यों होते हैं, क्योंकि एडल्ट पे जो है थोड़ा कर्व रहता है एंड जैसा ये डायग्राम में शो है, एंड इन्फेंट में ये स्ट्रेट रहता है मोर। तो ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो उसके बाहर ड्यूरल सैक है एंड उसके बाहर एपिड्यूरल स्पेस है। देन इंडिकेशंस क्या होते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया के, तो कोई भी सर्जरी जो बिलो एम्बिलिकस लेवल की जाए वो एक इंडिकेशन होता है एंड दूसरा जो सर्जरीज अम्बिलिकस के लेवल पे की जाती है वो भी एक इंडिकेशन होता है। और कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है स्पाइनल एनेस्थीसिया के, एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है और दूसरे रिलेटिव जो कि बेस्ड होता है क्लिनिकल जजमेंट पे। तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस में फर्स्ट है इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। तो अगर पेशेंट को प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो रही है या पैपिलर ईडिमा है तो उससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, या फिर इमेजिंग से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि पेशेंट को इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर है। देन उसकी वजह से सडन डीकम्प्रेशन होता है तो वो हर्निएशन को लीड कर सकता है या फिर कोनिंग को ब्रेन कंटेंट्स की। तो ये जो है हो सकता है, इसकी वजह से एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। देन सेकेंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जो है वो एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है, क्योंकि इसमें क्लॉट फॉर्म हो जाता है 5 to 10 मिनट्स में अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया हम देते हैं तो उसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड का कंप्रेशन हो सकता है और फिर वो प्रोमिनेंट पैराप्लेजिया को लीड करेगा। देन थर्ड एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन अगर है साइट ऑफ इंजेक्शन पे तो उसकी वजह से वो ब्रेन में स्प्रेड हो सकता है, इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। देन फोर्थ पेशेंट अगर रिफ्यूज़ कर रहा है तो वो भी एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन हुआ। देन फिफ्थ अगर सिवियर हाइपोवॉलीमिया है या हाइपोटेंशन है तो वो भी एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन होगा। नाउ सिक्स सिवियर अगर हाइपरटेंशन है तो वो एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है, क्योंकि स्पाइनल एनेस्थीसिया अगर हम देंगे उस कंडीशन में तो हाइपोटेंशन हो सकता है और फिर उसकी वजह से सडन ड्रॉप आ जाएगा ब्लड प्रेशर में, तो वो कॉज कर सकता है वाइटल ऑर्गन के हाइपरफ्यूजन को। सो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गया। देन सेवन्थ मिट्रल स्टेनोसिस या एओर्टिक स्टेनोसिस भी एक कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, तो कोई भी फिक्स्ड कार्डियक आउटपुट लीजन कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। देन एट्थ एलर्जी टू ड्रग भी एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है। और रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस में क्या होता है, एक तो मॉडरेट हाइपरटेंशन या हाइपोवॉलेमिया, दूसरा स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ अगर है तो वो। देन थर्ड प्रीवियस हिस्ट्री है अगर स्पाइन सर्जरी की तो वो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है। फोर्थ क्रोनिक बैकएक है वो आएगा रिलेटिव में। देन फिफ्थ प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है जैसे कि स्पाइनल एनेस्थीसिया, क्योंकि इसको वर्सन कर सकता है इसीलिए ये रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। देन सिक्स्थ सेप्टिसीमिया एंड सेवन्थ हार्ट ब्लॉक्स, तो ये सारे रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। ना प्रोसीजर एंड अप्रोच क्या होता है स्पाइनल एनेस्थीसिया का, तो एडल्ट में L1 जिसमें रहता है स्पाइनल कॉर्ड का लेवल, तो उसमें L3 to L4 दिया जाता है।
एंड चिल्ड्रन में जिस पे L2 से L3 लेवल पे रहता है तो उसमें L4 to L5 लेवल पे दिया जाता है एनेस्थीसिया। नाउ टफियस लाइन क्या होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो पास होती है L4 स्पाइनस प्रोसेस से या फिर L4 to L5 इंटरस्पेस में। तो यहाँ पे एक डायग्राम है जो कि शो कर रहा है सारे वर्टिब्रास को एंड लेवल्स को। तो सबसे पहले 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है C1 to C7, ये फॉर्म करती है सर्वाइकल कर्व को। देन आता है थोरैसिक कर्व, तो ये T1 से T12 वाली वर्टिब्रा फॉर्म करती है, 12 थोरैसिक वर्टिब्रा जो होती है। उसके बाद लंबर कर्व आता है, तो L1 से L5 वाली वर्टिब्रा फॉर्म करती है 5 लंबर वर्टिब्रा। एंड फिर आता है फ्यूज्ड वर्टिब्रा ऑफ सैक्रम प्लस कॉक्सिक्स जो कि फॉर्म करते हैं सैक्रोकॉक्सिजियल कर्व को। सो ये होता है कर्व का सीक्वेंस। एंड देन स्पाइनल एनेस्थीसिया को देने का स्टेप्स क्या होते हैं, स्टेप्स इसके तो 3 P's से हम इसको याद कर सकते हैं, प्रिपरेशन, पोजीशन एंड प्रोजेक्शन। सो सबसे पहले प्रिपरेशन आता है, तो हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए प्रिकॉशंस लेते हैं। एग्जाम्पल 2% क्लोरहेक्सिडिन देते हैं। दूसरा, हम इंट्रावीनस लाइन को एक्टिव रखते हैं। तीसरा, हम रिससिटेशन इक्विपमेंट्स को रेडी रखते हैं। नाउ पोजीशन है सेकंड P, तो इसमें सिटिंग पोजीशन में रखा जाता है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में दिया जाता है एंड प्रोन पोजीशन में। ना अप्रोचेस क्या है, एक तो मिड लाइन अप्रोच है, तो बिटवीन द स्पाइनस प्रोसेस हम देते हैं उसमें, या फिर पैरामीडियन अप्रोच है तो इसमें 1 सेंटीमीटर लेटरल देते हैं स्पाइनस प्रोसेस से। देन नेक्स्ट P है प्रोजेक्शन का, तो इसमें स्ट्रक्चर्स कैसे पास होते हैं जब हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पर्स किया जाता है। सबसे पहले स्किन पर्स होती है, देन उसके बाद सब क्यूटेनियस टिश्यू पर्स होता है, उसके बाद सुप्रास्पाइनस लिगामेंट पे पहुंचते हैं हम, फिर इंटरस्पाइनस लिगामेंट पे, देन फिफ्थ लिगामेंटम फ्लैवम पे जिस पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस वो प्रोवाइड करता है। देन सिक्स्थ ड्यूरा मैटर पे पहुंचते हैं, देन सेवन्थ एरेक्नॉइड मैटर पे जहाँ पे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड रहता है, एंड फाइनली पाया मैटर में उसको पर्स नहीं करना होता है हमको। तो यहाँ पे ये डायग्राम है इसका, स्किन है, देन सब क्यूटेनियस टिश्यू है, देन उसके बाद है सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, फिर इंट्रास्पाइनस लिगामेंट है, एंड उसके बाद है इंटर लिगामेंटम फ्लैवम यहाँ पे दिख रहा है, ये जो लेबल किया गया है। देन इसके बाद है ड्यूरा मैटर, सब एरेक्नॉइड स्पेस है, फिर स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ पे, एंड यहाँ पे वर्टिब्रा शो किया गया, वर्टिब्रल डिस्क है, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है। देन स्पाइनल एनेस्थीसिया जो रहता है वो सब एरेक्नॉइड ब्लॉक होता है, जबकि एपिड्यूरल वाला अबव ड्यूरा मैटर होता है। देन स्पाइनल नीडल्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो 2 टाइप की नीडल्स होती है, एक तो ड्यूरा कटिंग नीडल्स होती है, दूसरी ड्यूरा स्प्लिटिंग नीडल्स होती है। सो ड्यूरा कटिंग नीडल्स जो है वो ड्यूरा मैटर में होल बना देती है, जबकि ड्यूरा स्प्लिटिंग नीडल जो है वो स्मॉल वेंट बस बनाती है। देन ड्यूरा कटिंग नीडल्स से हाई CSF लॉस होता है, जबकि ड्यूरा स्प्लिटिंग वाले से लेस CSF लॉस होता है। ड्यूरा कटिंग नीडल्स में हेडेक भी ज़्यादा होता है, जबकि स्प्लिटिंग नीडल्स पे कम हेडेक होता है। ड्यूरा कटिंग नीडल्स का एग्जांपल है क्विंके और बैबकॉक, एंड ड्यूरा स्प्लिटिंग नीडल्स का एग्जांपल है वाइटाकेयर एंड स्पोर्टिन। देन ड्यूरा कटिंग नीडल्स जो है वो टेक्निकली ईजियर होती है क्योंकि इसमें लेयर्स जो है वो बेटर अप्रिशिएटेड होता है, जबकि ड्यूरा स्प्लिटिंग नीडल्स टेक्निकली डिफ़िकल्ट होती है। नाउ गॉज ऑफ नीडल्स साइज़ का अगर हम देखें तो जितना ज़्यादा नंबर होता है उतनी फाइनर वो नीडल होती है। एंड ड्रग्स लोकल एनेस्थीसिया अगर ऐड करते हैं तो लोकल एनेस्थीसिया या फिर एडिटिव ऐड किया जाता है। अब 18 गॉज की नीडल जो है वो बिग होल क्रिएट करेगी, उसमें हाई CSF लॉस होगा एंड हेडेक भी हाई होगा। एंड 25 गॉज की जो नीडल है उसमें लेस CSF लॉस होगा, लेस हेडेक होगा और स्मॉलर होल बनाएगी वो, इसका एग्जाम्पल हो गया। सो
इसमें क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करना है हमको नीडल को जिसमें हाईएस्ट चांस होंगे कॉजिंग पोस्ट ड्यूरल हीमरेज, पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक को कॉज करने के सबसे ज़्यादा चांसेस किस में होंगे, दैट इज़ PDPH। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शंस क्या क्या है, 25G क्विंके है, 18G क्विंके है, 23G वाइटा केयर है एंड 18G वाइटा केयर है। सो वाइटा केयर वाली जो नीडल है वो ड्यूरा स्प्लिटिंग नीडल है, उसमें तो वैसे ही लेस हेडेक होता है एंड जो क्विंकी वाली नीडल है वो ड्यूरा कटिंग नीडल है, तो उसमें हाई हेडेक होता है। तो ये एक फैक्टर अफेक्ट किया और दूसरा चीज़ उसका साइज़ अफेक्ट करेगा। तो जो 25G एंड 18G में हमको चूज़ करना है तो हम स्मॉल मतलब 18G को चूज़ करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा कॉज करेगा, ज़्यादा हेडेक, ज़्यादा CSF लॉस, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 18G क्विंके। नाउ पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक के बारे में देखते हैं, PDPH। तो ये कॉम्प्लिकेशन होता है सब एरेक्नॉइड ब्लॉक का या स्पाइनल एनेस्थीसिया का। इसकी इटियोलॉजी क्या होती है, स्पाइनल एनेस्थीसिया अगर हम देते हैं ड्यूरा कटिंग एंड थिकर नीडल से। तो देन इंसिडेंस ये प्रोमिनेंटली देखा जाता है फीमेल्स में LSCS के बाद। नाउ पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है इसकी, CSF लीकेज होता है तो उसकी वजह से कुशनिंग इफेक्ट कम हो जाता है हेड में। नाउ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसा होता है इसका, ऑनसेट जो है वो 24 to 48 आवर्स के बाद होता है स्पाइनल एनेस्थीसिया के। और ये जो होता है ना, ये टाइम 24 to 48 आवर्स वो टाइम लिया जाता है, सिग्निफिकेंट CSF अमाउंट को लीक होने में टाइम लगता है इतना टाइम, इसीलिए इसके बाद होता है इसका ऑनसेट। नाउ साइट क्या होती है इस हेडेक की, ऑसिपिटल और पैराइटल रीजन में ये होता है एंड इसका कैरेक्टर कैसा होता है, डल बोरिंग टाइप का होता है, काइंड ऑफ हेडेक एंड माइल्ड टू मॉडरेट इंटेंसिटी का होता है। तो यहाँ पे ये डायग्राम्स है कुछ नीडल्स के, 18G का, 21 गॉज का, 22 का है एंड 25 का है ना। एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या होते हैं PDPH से, तो एक तो नौसिया, दूसरा वॉमिटिंग हो सकती है, घबराहट, उल्टी हो सकती है साथ में एंड फोटोफोबिया हो सकता है, लाइट में देखने में दिक्कत हो सकती है। तो उसके साथ फिर 6th नर्व पाल्सी हो सकती है, वो रेयर होता है वैसे। देन नेवर एसोसिएटेड विथ नेक रिजिडिटी, नेक रिजिडिटी कभी भी नहीं होती है PDPH के साथ ना। एग्रीवेटिंग फैक्टर्स क्या होता है PDPH के, वॉकिंग करने पे इंक्रीज हो जाता है, सेकंड टॉक करने पे, थर्ड कफ करने पे, या फोर्थ स्ट्रेन अगर होता है ड्यूरिंग द डेफिकेशन तो वो इंक्रीज कर देता है CSF लीक को, तो उसकी वजह से भी अग्रवेट हो जाता है। नाउ फॉर नेक्स्ट रिलीविंग फैक्टर्स है, रेस्ट करने पे रिलीव होता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।